Dear students, good afternoon. This is Dr. Shakti, your career counselor, your teacher, your guide, and your friend. आज हम बात करेंगे कैरियर काउंसलिंग के ऊपर, और उसमें भी जो हमारा टॉपिक है आज का वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। और इस टॉपिक में हमारे सामने हम बात करेंगे कि किस तरह से हम आईपीएस और आईएएस या पुलिस में जा सकते हैं। एक शेर से शुरू करता हूं कि अपनी मंजिल को हर हाल में पालेंगे हम, अपनी मंजिल को हर हाल में पालेंगे हम, वो आसमां में ही सही उसे जमीन में ले आएंगे हम, उसे जमीन में ले आएंगे हम। तो प्यारे छात्रों, इस बात को हमेशा याद रखिए कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ हो सकता है। आप सब कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स बात करते हैं, कॉलेज कैंपस में बात करते हैं, और वो कहते हैं कि हम पुलिस में जाना चाहते हैं, हम आईएएस बनना चाहते हैं, हम आईपीएस बनना चाहते हैं। तो इसलिए जो आज का टॉपिक हमने रखा, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो है कि किस तरह से आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहते हैं, वो किस तरह से आप उसमें जा सकते हैं। और इसके लिए मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा। मेरी क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे मेरी क्लास में कोई बोर नहीं होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी, जिसमें मैं आपको साथ शेयर करूंगा कुछ उत्तराखंड पुलिस के कुछ ऑफिसर्स की पिक्चर्स शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा कुछ आईएएस की स्टोरीज को बताऊंगा, कुछ सक्सेस लोगों की स्टोरीज बताऊंगा, कुछ आईपीएस जो बने उनके बारे में बताऊंगा, कुछ आईएएस बने उनके बारे में बताऊंगा, और किस तरह से आप आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं, किस तरह से सिविल एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि आईएएस और आईपीएस का एग्जामिनेशन, यानी कि सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन, यूपीएससी कंडक्ट कराती है। और यूपीएससी कंडक्ट करवाती है उस एग्जामिनेशन को, और उसमें जो ब्रांचेस बनती हैं उस एग्जामिनेशन में, जो एग्जामिनेशन देता है जो उस एग्जामिनेशन को, और वो हर साल होता है, उस एग्जामिनेशन को देने वाले लोग 3 रैंक उसमें प्रथम रैंक जो गिने जाते हैं। पहला, या आप उसे जिस तरह भी कह लीजिए, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। आपने देखा होगा कि विदेशों में जो लोग हैं, और विदेशों में वहाँ हर कंट्रीज में हमारे एम्बेसडर्स होते हैं। वहाँ पर हमारे सरकार के, हमारे देश के प्रतिनिधि होते हैं, और उन्हें हर जगह एम्बेसीज होती हैं, और उन एम्बेसीज में हमारे एम्बेसडर्स होते हैं। उन्हें आप एम्बेसडर्स के नाम से जाने जाते हैं। और भी कई इसमें और भी कर्मचारी वहां पर होते हैं जो आईएफएस के थ्रू जाते हैं। उसके बाद जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, जो सबसे टॉप रैंक की सर्विस भारत की मानी जाती है, और आईएएस जिसे कहा जाता है। और आईएएस बनने का मतलब है एक ऐसा ख्वाब जिसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसा जुनून चाहिए उसे लेने के लिए, उस जॉब को लेने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, जो आपको पैशनेट बनाएगा। इसी में अगली सर्विस आती है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। अच्छा, मैं आईएएस की बात कर रहा था, आपने
कभी हमारे यहाँ आप देखेंगे देहरादून में जो इस समय हमारी डीएम है, ऑनरेबल डीएम है, मजिस्ट्रेट हैं, श्रीमती सोनिका मैम, लड़कियां बैठी होंगी। सोनिका मैम इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और वो पूरे जिले को मॉनिटर करती हैं। तो जो आईएएस करने वाले लोग हैं वो आईएएस बनने के बाद अलग अलग प्रमोशन लेकर, स्टार्टिंग से लेकर एडीएम से बनकर, उससे पहले सीडीओ बनकर, और फिर वो डीएम तक पहुंचते हैं स्टार्टिंग के सर्विसेज के दौरान। डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश की, और मैं तो कहता हूं कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, भारत जैसे देश में पैदा हुए लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। तो उस जिले को मॉनिटर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो पूरे जिले को मॉनिटरेट करते हैं, और उनके साथ फिर एक व्यवस्था होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, और उस व्यवस्था के तहत जो एसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं, जो पुलिस, जिसमें मैंने पहले कहा था कि आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, यहां पर एक आईपीएस लिखा होता है, और आईपीएस आप लिखा हुआ देखेंगे, और आईपीएस लिखा हुआ जो है वो अपने आप में एक फक्र की बात है। मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो पुलिस में जाना चाहते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, बहुत से जो हैं आईपीएस बनना चाहते हैं। तो आईपीएस बनने के लिए मैंने आपको बताया कि यूपीएससी जो टेस्ट करवाती है सिविल सर्विसेज का, जिसे सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता, और मैं आपसे बात करता हुआ कहता भी हूं कि आपने इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी एडवर्टाइजिंग होती है, और वो एडवर्टाइजिंग हमेशा आप नेट के माध्यम से, आप गूगल के माध्यम से, आप विज्ञप्तियों के माध्यम से, आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के माध्यम से देख सकते हैं। और आपके हर जगह, आपके विद्यालयों में ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग के सेल बने हैं, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी की सारी सेवाएं जो प्राथमिक, मैंने 3 सेवाएं जिनकी बात की, ये तीनों सेवाएं अपने आप में भारत की सबसे श्रेष्ठ सेवाएं मानी जाती हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, एक चैलेंजिंग जॉब है और एक पैशन की जरूरत होती है इस जॉब में, क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम करते हैं, आपने उन्हें देखा होगा कि वो थोड़ा, आप जब भी उनको ऑब्जर्व करेंगे तो वो थोड़ा हटकर होते हैं। यानी कि उनके व्यक्तित्व को आप देखेंगे तो उनके व्यक्तित्व में अपने आप में एक अनोखापन आपको नजर में आएगा। कभी मैंने कल एग्जाम्पल में दे रहा था कि कभी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कहीं पर आपको लगता है कि बहुत बड़ी कहीं समस्या हो गई, और एक जिले के कप्तान आते हैं। यहाँ के कप्तान आपको मालूम है कौन है? मैंने ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैम के बारे में बताया। लड़कियां बैठी हैं, आप भी बन सकती हैं, कभी इसी जिले की कप्तान बनकर आप, या इसी जिले की आईएएस बनकर आप आ सकती हैं। दिलीप सिंह सर यहाँ के एसएसपी हैं, ऑनरेबल दिलीप सिंह सर यहाँ के एसएसपी हैं। कभी आप उन्हें जाइए, सर्च करिए, आप गूगल में जाकर उनको देखेंगे, उनकी फोटोएं देखिए, उनके काम करने के तरीके को देखिए, उनके वीडियो को देखिए, तो आप में अपने आप में एक जुनून पैदा होगा, और आपके मन में वो इच्छाएं पैदा होंगी जिनमें आप ऐसी सर्विसेज को प्राप्त करने की सोचोगे। सबसे पहले आपको अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाना होगा ना। सबसे पहले आपको उस जॉब के लिए प्रिपेयर करना होगा ना। और एक चीज मैं और कहता हूं फ्रेंड्स, कि आप उसी काम को करिए, वही काम करना जिसको करने में आपको मजा आए। अगर आप जीवन भर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो उस जॉब को करना या उस काम को करना जो आप अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। कभी भी आप किसी के साथ सोचें कि ये कर रहा है, मैं इसलिए ये कर लेता हूं, तो आपको आनंद नहीं आएगा। तो मैं
छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देता हूं। एक हमारे उत्तराखंड स्टेट के आईएएस हैं विनोद सुमन सर। कभी आप गूगल में सर्च करिए, उनकी जीवनी को सर्च करिए, तो आप देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से किस किस संघर्ष के साथ जीवन में कितना संघर्ष किया। मैंने अखबार में एक बार उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, उनके विषय में पढ़ा था, किसी जर्नलिस्ट ने लिखा था। तो उनका संघर्ष और किस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आए, वो अपने आप में सीख देने वाली का उदाहरण है। एक सामने मैं तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं, आईएएस के पिता से जाने कैसे बने आईएएस। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था ये कि सतीश सर और सतीश सर के बेटे, मैं आपको कांता प्रसाद सतीश सर हैं जो हड़बड़पुर में इंटर कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरर हैं विकास नगर में। अब तो मुझसे भिन्न जगह से जुड़े होंगे। उनके एक बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों ही आईएएस बने, प्रशासनिक सेवाओं में आए। यहां पर एक कवरेज है, एक पेपर का के माध्यम से मैंने आपके सामने ये दिखाया। वो आप देखेंगे वहां पर सर के साथ मैं भी हूं और ये जो जर्नलिस्ट हैं वो अनीता जी, वो इसे कवर कर रही हैं। और उसमें हेमंत सती जी आईएएस बने और अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और अल्मोड़ा के शिशु मंदिर में पढ़कर चौकटिया से होते हुए वो राजकीय इंटर कॉलेज चौकटिया में उन्होंने इंटर की, फिर बीएससी किया सीडीबीएस कॉलेज से, पीजी कॉलेज से उन्होंने बीएससी की। और उनके पिता चाहते थे कि वो एमएससी कर ले फिजिक्स में और एमएससी करने के बाद जो है वो लेक्चरर बन जाए। लेकिन बेटे के मन में तो जुनून था ना, और बेटे के मन में जुनून था कि मुझे जीवन में कुछ पाना ना है और मुझे आईएएस बनना है। जिसके मन में इस तरह के जुनून होते हैं वो उस ख्वाब को पूरा कर ही लेता है। बीएससी करने के बाद उन्होंने एमए इतिहास किया और पिता बेचारे, मैं भी उस दौरान वहां बैठा था उस इंटरव्यू में, जब ये इंटरव्यू हो रहा था। मैं फोटो देखेंगे, मैडम वहां इंटरव्यू ले रही थी अनीता जी, तो पत्रकार हैं वो, और एक आज निकेतन पत्रिका जो है उसके माध्यम से ये सामने आपके प्रस्तुत है। तो वो वहां उनके पिता बता रहे थे कि किस तरह से बेटे ने जिद पकड़ी थी कि आईएएस बनना है और आईएएस बनने की इच्छा थी मन में कि आईएएस बनना है तो बनना है। फिर वो इतिहास के बाद पिता तो चाहते थे कि एमएससी फिजिक्स कर लें, लेक्चरर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, लेकिन मन तो नहीं था ना उनका। उनका मन था कि मैं सिर्फ आईएएस बनूंगा। और उसके बाद उन्होंने एमए इतिहास किया और इतिहास करने के बाद, एमए करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षाएं दी और परीक्षाओं को देने के बाद उनको सफलता मिली और वो आईएएस बने। जो बच्चों जो चाह लो, जो स्टूडेंट्स जो चाह लो, जो ख्वाब बना लो, वो पाया जा सकता है। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। देखिए, आप देखेंगे कि मैं पेरेंट्स से बात करता हूं, अगर आपके पेरेंट्स कभी आपसे बात करें तो, और कभी आपके साथ चर्चा करें तो उन्हें, अब मेरे इस स्टूडियो के माध्यम से उन तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि बच्चों के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है। जो उस पिता ने, जो सतीश सर ने कहा था, और घर में शांति का माहौल बनाना बहुत जरूरी है, बच्चों को समय देना बहुत जरूरी है, बाल्यकाल में बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना बहुत जरूरी है, उसकी मित्रता किन लोगों के साथ है ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर कभी असफलता लग जाए तो हार मानने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हार मान जाएंगे तो फिर तो आप मायूस हो जाएंगे। एक प्रयास नहीं तो फिर प्रयास करिए और उस प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। और मैं अपने वक्तव्य में कहता हूं कि जो आपके घर में बड़ा बेटा है, आप जो घर की बड़ी बेटी है, जिस तरह की शिक्षा आप ग्रहण करेंगे, जिस तरह का व्यवहार आप करेंगे घर के अंदर, आपके छोटे भाई बहन, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके समाज के लोग उसी तरीके का सीखेंगे। और उनके छोटे बेटे ने भी सीखा और वो भी आईएएस बन गया। उस फिक्र को, उस पिता का सीना कितना फक्र से फूला न समाया होगा जिनके दोनों बेटे ही आईएएस हैं। और उनके पिता की इतनी सादगी कि मैंने उन्हें बस में आते हुए देखा है,
कि बस में आते जाते हैं, अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। छोटी छोटी कहानियां आपसे शेयर कर रहा था। आप मंगेश घिल्डियाल जी को जानते होंगे, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग के ये मंगेश घिल्डियाल जी हैं। जहां मेरी पहले पोस्टिंग थी नैनीडांडा में, राजकीय इंटर कॉलेज पीपली में, जहां मुझे सौभाग्य से प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने का मौका भी मिला। मैंने वहां जब ये पहली बार आईएएस बनकर आए थे और आईएएस बनने के बाद गांव में लौटे थे, तो हम लोगों ने उनका गांव में स्वागत किया था कि उस एक बिल्कुल रिमोट, जिसको कहते हैं, जहां सड़कें भी बहुत अब जाकर जहां कहीं पहुंची है, मैं बहुत पुरानी बात आपसे शेयर कर रहा हूं, उस गांव का एक बच्चा आईएएस बन गया। वो टांडिव गांव का बच्चा आईएएस बन गया। तो माननीय मंगेश घिल्डियाल जी आज पीएमओ में हैं और पीएमओ में अपर सचिव के रूप में, अवर सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले वो चंपावत के डीएम रहे, उससे पहले वो रुद्रप्रयाग के डीएम रहे। और उनकी सादगी, उनकी विनम्रता उनके घर तक गया। और घर में जाने के बाद मैंने देखा कि वो एक कार्यक्रम में, कोई कार्यक्रम था उनके घर, और उनके पिताजी एक शिक्षक वहीं पटोटिया के एक विद्यालय में पढ़ाते हैं, वहां हेडमास्टर हैं। उनका बेटा आईएएस बन गया। एक बिल्कुल रिमोट, एक बिल्कुल दुर्गम क्षेत्र में, जहां संचार की सुविधाएं भी कभी कभी ठप हो जाती हैं, वहां पढ़ने के बाद इन्होंने, गांव से पढ़ने के बाद ये नैनीताल चले गए। नैनीताल के जाने के बाद इन्होंने वहां से बीएससी की। बीएससी करने के बाद इन्होंने एमएससी फिजिक्स की, डियर स्टूडेंट्स। और फिजिक्स में एमएससी करने के बाद इन्होंने, फिजिक्स के बाद एक केमिस्ट्री में एमटेक होता है, एमटेक किया। और एमटेक करने के बाद इन्होंने आईएएस की परीक्षा दी और पहले अटेम्प्ट में इनका जो स्थान था उसमें ये आईपीएस के लिए सेलेक्ट हुए। और इन्होंने आईपीएस की ट्रेनिंग ली और वर्दी पहनी यहाँ आईपीएस का। लेकिन इनके मन में यह था कि मुझे मजिस्ट्रेट बनना है, किसी भी हाल में मजिस्ट्रेट बनूंगा, सिविल सर्विसेज में आईएएस बनूंगा। और फिर परीक्षा दी, आईपीएस को ज्वाइन कर लिया और फिर परीक्षा दी। और फिर परीक्षा देने के बाद ये भारत के पूरे भारत में चौथे स्थान पर इन्होंने स्थान प्राप्त किया, चौथा स्थान इनको मिला। टॉप 4 में ये आए। पब्लिक सर्विस कमीशन के आईएएस की सिलेक्शन में इनका चौथा स्थान था। और जो फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड होते हैं उन्हें अपने मन के मुताबिक पोस्टिंग मिलती है। और इन्होंने उत्तराखंड कैडर को मांगा और उत्तराखंड के कैडर में यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने। बहुत भिन्न भिन्न पदों पर काम करते हुए ये 2 जिलों के मजिस्ट्रेट, मुझे ध्यान है कि चंपावत के और रुद्रप्रयाग के मजिस्ट्रेट रहे। और रुद्रप्रयाग में काम करते इनकी कार्यशैली, आम लोगों के बीच जाना, आम लोगों से बात करना, पहाड़ का दर्द, पहाड़ की तकलीफ और पहाड़ के समस्याओं के बीच को समझना, लोगों के घर घर जाना। और वहां जाकर इन्होंने, और जब ये इधर से माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे थे तो उनकी नजर इनके कार्य पर पड़ी और वो उन्हें अपने साथ पीएमओ में ले गए। ऐसे ही नहीं, मैंने कहता हूं मैं अक्सर कि प्रदेश के लोग सेवाओं में उत्कृष्ट स्थानों पर हैं। एनएसए देख लीजिए, कौन है एनएसए, जानते हैं आप? भारत सरकार में एनएसए कौन है? माननीय अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल सर उत्तराखंड से के निवासी हैं और आज भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के सबसे नजदीकी माने जाने वाले, सबसे विश्वसनीय माने जाने वाले। और उनके अंदर कार्य करने की टेक्निक देखिए। और वो आईपीएस बने, ये आईएएस से, वो आईपीएस से। और आईपीएस रहने के बाद उन्होंने रॉ में गए, वो इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट है। और रॉ में रहने के बाद वो हमारे एक पड़ोसी देश में रहे और वहां जाकर कई सालों वहां जासूस के रूप में रहे और उस देश को मालूम भी नहीं पड़ा। तो वो खुद एक इंटरव्यू में अपने बता रहे थे। और यहां जब वो भारत में लौटे, तो भारत में लौटने के बाद भारत में कभी कभी कितनी समस्याएं अगर आती हैं तो वो आप देखते होंगे कि एनएसए साहब को भेज दिया जाता है और एनएसए साहब जाकर लोगों के साथ खाना खा रहे हैं, लोगों के साथ बात कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, ये मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूं कि मैं बता रहा हूं कि बड़ी चैलेंजिंग होती हैं आईएएस और आईपीएस की जॉब्स, फॉरेन सर्विसेज की जॉब। और ये वो आराम से बैठकर काम करने वाली जॉब नहीं होती। इसमें
मेहनत की आवश्यकता होती है और इसमें आपके सर्वांगीण विकास के, आपका जो व्यक्तित्व है उसके सर्वांगीणता की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट, आप देखेंगे, मैं अभी जिला रुद्रप्रयाग के डीएम सर हैं मयूर दीक्षित सर, और 5 लोग और भी हैं, मुझे इस समय नाम समझ नहीं आ रहा। मैं वीडियो देख रहा था एक दिन कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 5 लोगों को उनके प्रोसीजर के थ्रू एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप कभी जाइए और वीडियो में सर्च करिए, यूट्यूब में जाइए, लिखिए कि एक्सीलेंस अवार्ड गिवन बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट टू द आईएएस ऑफिसर्स, तो बहुत आपके सामने नौजवान आईएएस निकल कर आएंगे। प्रशासनिक सेवाओं में आने के लिए सबसे बड़ी चीज की आवश्यकता होती है पैशन और डिटर्मिनेशन की। यहां धन दौलत की जरूरत नहीं होती, यहां बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं होती, यहां पर बहुत ज्यादा मार्क्स की आवश्यकता नहीं होती। एक सिंपल ग्रेजुएट व्यक्ति आईएएस बन सकता है और ग्रेजुएशन उसकी क्वालिफिकेशन है, लेकिन आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि जो परिस्थितियों को हैंडल कर सके, जिसके अंदर धैर्य हो, जो सुन सके, जिसके अंदर बात को समझने की प्रखरता हो, जो परिस्थितियों को हैंडल करना जानता हो, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यहां समय देश के लिए समर्पित होता है। और उसके बाद बारी आती है आईपीएस की, इंडियन पुलिस सर्विसेज में। अब देखते होंगे कि जहां एक दिन मैं अपने कॉलेज के पास में से निकल रहा था और पास में से निकलते हुए मैंने देखा एक एक्सीडेंट हुआ है। मैं अपनी कार वहां पर रोकी। थोड़ी देर बाद वहां एक मैडम आई, वो भी पुलिस की गाड़ी में थी। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और उनके यहाँ मैंने देखा कि उनके यहाँ आईपीएस लगा हुआ है और वो रुकी। चाह सकती तो वो पास से निकल जाती, लेकिन उन्होंने दूर से देखा और वो रुकी वहां पर। और मैं भी इसलिए रुका क्योंकि मेरा मानना है कि दुर्घटनाओं में जितने भी लोग, कभी दुर्घटनाएं कहीं होती हैं तो हमारा नैतिक दायित्व है कि वहां उनकी मदद कर देनी चाहिए। किसी आपकी की हुई मदद किसी के लिए किसी की जान को बचा सकता है। तो वहां मैं रुका तो मैंने देखा वो मैडम, तो थोड़ी देर बाद मुझे मालूम पड़ा कि वो कमलेश उपाध्याय मैम है और वो आईपीएस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लड़कियां भी आईपीएस में जाती हैं। मैडम निवेदिता कुकरेती हैं, वो आईपीएस हैं। और आप आईपीएस में जा सकते हैं। आपको आईपीएस में जाने के लिए जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन है उसे क्लियर करना पड़ेगा। और यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है, एक पर्टिकुलर सिलेबस है और उस सिलेबस को आपको पढ़ना पड़ेगा। और बहुत सी जॉब्स हैं जिसमें आईआरएस भी आता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हैं। वो रेवेन्यू सर्विसेज में आप देखेंगे कि जितने भी रेवेन्यू के लोग होते हैं, रेवेन्यू में जाते हैं, वो रेवेन्यू के असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर कमिश्नर तक बनते हैं। और उसमें आपने एक चीज को आप नोट कर लीजिए कि जो ये 3 सेवाएं जैसे मैंने बात की वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आती हैं और बाकी जितनी जॉब्स होती हैं वो सेंट्रल सर्विसेज में आती हैं। और जो स्टे, अब दूसरी मैं आपको बता दूंगा, आप कहें कि सर हम उत्तराखंड पुलिस में आना चाहते हैं या हम एसडीएम बनना चाहते हैं, तो 2-3 मैं एसडीएम्स की फोटो आपके साथ, ये देखिए, पहले पुलिस की फोटो देखिए। मैं एक जगह बैठा हूँ, ये जितेंद्र सर बैठे हैं, जितेंद्र चौहान सब इंस्पेक्टर हैं और उनके साथ एक सर और बैठे हैं। ये अमरजीत सर हैं, एसओ रहे, ये धुमाकोट में समय थे और मैं स्टूडेंट्स को लेकर वहां गया था, तो मैंने बच्चों को प्रोसीडिंग्स और पुलिसिंग्स बताई थी। पुलिस हमारी मित्र है, हमेशा याद रखना डियर स्टूडेंट्स। जो आपकी पुलिस ना हो, प्रशासन ना हो, तो सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। और आप देखते नहीं है ट्रैफिक का कितनी बड़ी समस्या खड़ी होती है। अगर वहां पुलिस न चौराहों पर हो, आपको कितनी हिम्मत और शिद्दत के साथ वो लोग काम करते हैं। कई बार व्यवस्था बिगड़ जाती है तो पुलिस कितनी शिद्दत के साथ वहां पर जाती है। हमेशा याद रखिए कि इन सेवाओं के, इन पुलिस के लोगों को हमेशा सम्मान दीजिए, रिस्पेक्ट करिए उनकी। और पुलिस अगर पुलिस नहीं है तो आपकी लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी कि जो ताकतवर लोग हैं वो कमजोर को कुछ समझेंगे ही नहीं। प्रशासन और पुलिस सरकारों को चलाने के लिए उनके हाथ पांव हैं। सर आप देखेंगे उधर, मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने आपकी पुलिस की बात की, उनके उधर ब्रिजेश कुमार तिवारी सर हैं, एसडीएम रहे, ये एसडीएम है इस समय, तो शायद किसी और कार्य को संभाल रहे हैं, लेकिन एसडीएम रहे। सर से मेरी बात होती है, बड़े विनम्र। और इसके लिए आपको
सर एक दो फोटो आप और शेयर कर लीजिए, स्टूडियो से कहूँगा। ये देखिए, ये अनिल गबरियाल सर हैं, हम उन्हें एक मेमोरेंडम दे रहे थे। और अनिल गबरियाल सर आजकल गढ़वाल विकास निगम में जो उसके कुछ टूरिज्म के चीफ हैं वहाँ पर। और ये फोटो में देखिए, पुलिस पब्लिक एक मीटिंग हमने करवाई थी वहाँ पर, पुलिस के साथ बैठे हुए अमरजीत सर हैं वहाँ पर। एक नौजवान लड़का, एक बड़ा गरीब परिवार का लड़का और बड़ी मेहनत करके आगे बढ़ने वाला व्यक्ति। आप भी कर सकते हैं, आगे चलेंगे सर। आप ये देखेंगे, इधर होशियार सिंह सर हैं, इंस्पेक्टर हैं, और मैं तो सुपर कॉप कहता हूं इन्हें। और बड़े फ्रेंडली, नौजवानों के साथ नौजवान हो जाते हैं, बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं, और अपराधियों के लिए खौफ है। वो अमरजीत सर सब इंस्पेक्टर, और इधर आप देखेंगे इधर होशियार सिंह सर। ये लोग इस सर्विसेज में जाने के लिए, आपको जिस तरह से मैंने बताया था कि आईपीएस की सर्विस होती है, आईएएस की होती है, उसी तरह से हमारी स्टेट की सर्विसेज होती हैं। हमारा स्टेट उस सर्विस को, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन उस सर्विसेज के लिए वैकेंसीज निकालता है, विज्ञप्ति निकालता है, और उन विज्ञप्तियों को निकालने के बाद वो पूरे प्रोसीजर को हमें फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर हम यहाँ पर नौकरी को प्राप्त करते हैं, पुलिस की नौकरी को प्राप्त करते हैं। एक थाने में हम स्टूडेंट्स को लेकर गए थे, धुमाकोट के थाने में। उस समय अमरजीत सर थे वहाँ, बड़ा स्मार्टनेस के साथ, चश्मा लगा हुआ, और देखिए गूगल्स के साथ, और ये इतिहास की लेक्चरर थी हमारे साथ, और ये मेरे स्टूडेंट्स है, ये पिपली में जहाँ मैंने पहले पोस्टिंग थी वहाँ, बबीता सैनी मैडम। और ये बच्चे बहुत अच्छे, देखो छोटे छोटे समय, पुरानी बात बता रहा हूँ, आज कितने अच्छे ओहदों पर पहुंच गए। आप उधर देखिए, यहाँ प्रदीप रावत सर हैं, आजकल ये एससीईआरटी में, बगल में ही एससीईआरटी में उपनिदेशक हैं शायद, उससे पहले बोर्ड में उपनिदेशक रहे। तो उनका हमने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था, उनके साथ चर्चा की थी। तो वहाँ बात चली कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, आप लोग भी कभी भी किसी उम्र में पढ़ सकते हैं, किसी भी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ने के लिए सिर्फ शिद्दत की आवश्यकता होती है। आगे चलें सर। ये आप देखेंगे इस फोटो में अनिल रतूड़ी सर हैं, जो पहले डीजीपी रहे, अब तो अशोक कुमार सर हैं। ये राधा रतूड़ी मैडम, ऑनरेबल राधा रतूड़ी मैडम और अनिल रतूड़ी सर, दोनों ने इस प्रदेश की कमान को संभाला। ये डीजीपी रहे। आप देखेंगे कितनी विनम्रता, जब व्यक्ति जितने बड़े ओहदे पर पहुंचता है ना, उतना विनम्र होता है प्यारे छात्रों। तो मैंने आपके सामने भिन्न भिन्न बातों को बताया, भिन्न भिन्न चीजों को बताया, कैसे कैसे आप नौकरियों को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें हम पीपीटी पे चलेंगे। इसमें मैं बताता हूं आपको कि बच्चों, आप नौकरी प्राप्त करने के लिए अपॉर्चुनिटीज को गेन करना पड़ेगा, आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको जागरूक रहना पड़ेगा। असंभव कुछ भी नहीं है, और उसको संभव बनाने के लिए, उस काम को करने के लिए बस जागरूक रहिए, एक सिलेबस को बना लीजिए। आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, पीसीएस बनने के लिए, आपको डीएसपी लगने के लिए, आपको पुलिस में जाने के लिए उन नौकरियों से गुजरना होता है जो आपको यूपीएससी करवाती है या उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है। उसके बाद आप आईएएस और पीसीएस की नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, और बहुत सी और सेवाएं भी होती हैं। मैं आपको बताता हूं कि रॉ में जाया जा सकता है, मैं बताता हूं आपको कि क्राइम ब्रांच में जाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि मैं अक्सर कहता हूं कि ये पिस्टल रखने का जो आप यहाँ पर देखते होंगे, और जो यहाँ स्टार लगे होते हैं, जो यहाँ भारत का निशान है, वो पुलिस वालों के लिए होता है। पुलिस में बड़े अच्छे छोटे स्टार्टिंग की सर्विसेज से लेकर बड़े ओहदे तक होते हैं। मैंने भी आपको बताया कि यहाँ अशोक कुमार सर हमारे डीजीपी हैं समय, और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, बड़े प्रखर व्यक्ति हैं। उनकी बहुत सी किताबें हैं, मोटिवेशनल बुक्स हैं, उनकी मोटिवेशनल बुक्स को पढ़िए, कभी उनके लेक्चर्स को सुनिए। कभी आप उनके लेक्चर को सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह से जीवन में कितना कितना संघर्ष किया, और कितनी कितनी मोटिवेशंस के बाद एक छोटे से गांव में रहे, और उस गांव से निकलने के बाद वो किस तरह से इतने बड़े ओहदे पर पहुंचे। तो आपको ये चीजें सीखने को मिलती हैं, और आपको ये सब चीजें सीखने के लिए आपको खोलना पड़ेगा, यूट्यूब को खोलना पड़ेगा, अपने मस्तिष्क को खोलना पड़ेगा, अपनी सूझबूझ को खोलना पड़ेगा।
और हम चल रहे हैं आगे। अब पीपीटी पे मैं आपसे बात करूंगा कि हम देखिए आपके सामने आ रहा है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए क्योंकि ये नोट भी कर लें साथ में, क्योंकि आप पढ़कर चाहे आप किसी भी ओहदे पर जाएं, चाहे आप डॉक्टर बने, सुपर 100 वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं बार बार कहता हूं, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप इंजीनियर बने, चाहे आप किसी भी ओहदे को प्राप्त करें या आपका जो भी मन में इच्छा हो वो करें, लेकिन आपको ज्ञान सब चीजों का होना चाहिए। कि मन में आप बता दूं कि जो आपका ब्रेन है, जो मन है, जो मस्तिष्क है, उसमें सूचनाओं का संप्रेषण होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको जर्मनी आती है? नहीं आती ना। आपको फ्रेंच आती है? नहीं आती। फ्रेंच की एक बात बताऊंगा, गुड मॉर्निंग बोलना हो फ्रेंच में कैसे बोलेंगे? बेंजोर। वो मुझे मैंने सीखा तो मुझे मालूम हुआ कि फ्रेंच में गुड मॉर्निंग को बेंजोर बोलते हैं, लेकिन आपको नहीं पता क्योंकि आपके ब्रेन में फीडिंग नहीं है। आप किसी चीज को फीड करते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है और वो ज्ञान आपकी सारी उम्र के लिए रहता है। और इस उम्र में जो आप सीखेंगे, जिस उम्र में जिस चीज का आप ज्ञान लेंगे, वो आपको थ्रू आउट आपके काम आएगा। आप ये देखिए, मैंने आपको बता रहा था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जिसमें एम्बेसडर्स बनते हैं। दूसरे में आप देखेंगे आईएएस है, जिसमें आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। फिर आईपीएस है, जिसमें इंडियन पुलिस सर्विसेज जिसे कहा जाता है, और आईआरएस है, जिसे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आईएफएस का एग्जाम कौन करवाता है? यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है ये, और कंडक्टेड बाय द यूपीएससी इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस होती हैं। सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, सबसे पहला प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है सिविल सर्विसेज में आईएएस बनने के लिए, आईआरएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, आईएफएस बनने के लिए एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो पहले सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, जिसमें पहला पेपर क्लियर होता है, जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन टाइप के, और उसका आंसर देना होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अखबार पढ़नी पड़ेंगी, डेली अखबार पढ़ेंगे, हर रोज अखबार पढ़ना है, हर रोज मैगजीन पढ़नी है, हर रोज अपडेट रहना है। समसामयिक क्या चल रहे हैं, इस दुनिया में क्या हो रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। आपके अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, कैसे पता चलेगा? अखबार के माध्यम से, है ना। और अखबार के माध्यम से आपको ये चीजें पता चलेंगी। तो आपका पहला जो पेपर होगा, वो उस पहले पेपर में पहले में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। उस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं। फिर सर्विस उसके बाद होता है सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन। उसमें आपका रिटन होता है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें होते हैं, दोनों को तने। उसमें आपको ऐसे भी लिखना होता है, उसमें आपको कुछ सब्जेक्ट के रिलेटेड होते हैं, उस सब्जेक्ट के ऑप्शन आप ले लेते हैं। जैसे कोई आप फिजिक्स ले सकते हैं, आप केमिस्ट्री ले सकते हैं, आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, आप अपने हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट को उसमें ले सकते हैं। तो इससे में आप सिविल सर्विसेज में के लिए, उसके बाद जब ये दोनों टेस्ट आपके क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपका उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इन दोनों टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब वो पर्सनैलिटी टेस्ट की बारी आती है तो पर्सनैलिटी टेस्ट देते वक्त वो लोग असफल हो जाते हैं। बहुत से लोग असफलता को वहां पर नहीं, मतलब सफलता को उस समय प्राप्त नहीं कर पाते, असफल हो जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि उनके अंदर हेजिटेशन होती है। तो हेजिटेशन का रिमूवल होना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। आप अगर हेजिटेंट हैं, आपके अंदर शर्म आ रही है, तो आप अपने आप डरे डरे रहते हैं, आप अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आप बात नहीं कर पाते हैं, तो कृपया अपने व्यक्तित्व में निखार करें। अगर आप व्यक्तित्व में निखार लाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाएंगे, तो आपका व्यक्तित्व आपके हिसाब से बन जाएगा। आप ऑफिसर हमेशा सोचिए कि आप ऑफिसर हैं। आप हमेशा जिस चीज को पाना चाहते हैं वो सोचिए कि आप वो हैं। अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप सोच लीजिए मैं डॉक्टर हूं, तब आप बनेंगे। आप सोच लीजिए मैं आईएएस ऑफिसर हूं, तो आप सोच लेंगे तो आप बनेंगे। उस तरह से सोचिए, उस तरह से काम करने की सोचिए, तो तब आप जाकर वो बनते हैं। तो उसके बाद एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया, उसमें उस एलिजिबिलिटी के लिए आपका ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो सकते हैं, आप एमबीबीएस हो सकते हैं, आप बीडीएस हो सकते हैं, आप सिंपल बीए हो सकते हैं, आप बीकॉम हो सकते हैं, आप बीएससी हो सकते हैं, और आप कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी तरीके के ग्रेजुएशन, बी फार्मा हो सकते हैं। आप वेटरनरी साइंस में, कल एक लड़की ने मुझसे बात की थी, आप वेटरनरी साइंस के डॉक्टर हो सकते हैं।
है ना। आप किसी भी तरीके से कुछ भी करें, आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, और जिसके पास ग्रेजुएशन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की, हमेशा याद रखिए जब पढ़ाई करेंगे तो विश्वविद्यालय को जरूर ढूंढ लीजिए, कॉलेज को ढूंढ लीजिए। पता चला कि आपने ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जिसकी मान्यता थी ही नहीं, और आपने 3 साल लगा दिए, 4 साल लगा दिए, और वो किसी काम आई नहीं। तो मान्यता प्राप्त आपको होना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। तो उसके बाद वो IFS के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में मैंने आपको बताया कि जब आप IAS का एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर लेते हैं, उस समय आपको ऑप्शन भी भरने होते हैं कि मैं किस ऑप्शन में जाना चाहता हूँ। IAS बनना चाहता हूँ, IPS बनना चाहता हूँ, या मैं IPS बनना चाहता हूँ, या रेवेन्यू सर्विसेज में जाना चाहता हूँ। तो वो उसके हिसाब से आपको जो आपके सामने रखा जाता है, आपका ऑप्शन रखा जाता है, उस ऑप्शन के बाद आपकी ट्रेनिंग्स होती है लवासना में। लवासना कहाँ जानते हैं, कहाँ पर है, कोई बताएगा? मसूरी में। ये स्टूडेंट्स IAS की ट्रेनिंग की जो पहला सेंटर है वो मसूरी में है। पहले बार आपको मसूरी में ट्रेनिंग कराई जाती है, और मसूरी के बाद ट्रेनिंग करने के बाद आपको डिफरेंट फील्ड्स में भेजा जाता है। IAS, IPS, IFS की ट्रेनिंग्स वहां होती है ना। IAS और IFS की ट्रेनिंग वहां होती है। उसके बाद आपको फेमिलियर करवाया जाता है, बहुत जगहों पर भेजा जाता है। कहीं 3 प्रोबेशन पीरियड में, कहीं पर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस इंस्टीट्यूट में आपकी फॉरेन लैंग्वेज आपको सिखाई जाती है, और उसको सीखने के बाद आप जो है डिफरेंट उसमें जाते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में आपको भेजा जाता है कि वहाँ की भाषा सीखेंगे, वहाँ की दूसरे कंट्रीज की भाषाओं को सीखेंगे। उसके बाद देखिए आप जब ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको जो IFS वाले लोग होते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर द पीरियड ऑफ 6 months एज द टाइप जॉब ऑफ ट्रेनीज आफ्टर द कंप्लीटिंग IFS प्रोविजंस। आपको क्या करेंगे, कंपल्सरी फॉरेन लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है उसमें, और उसके बाद आपको भेज दिया जाता है कि आप उस लैंग्वेजेस में आप अरेबिक सीखते हैं, चाइनीज सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, रशियन सीखते हैं, क्योंकि आपको उन देशों में जाना है। IFS वालों की बात कर रहा हूँ, आपको उन देशों में जाना है, और उन देशों में जाने के बाद आपको वहां पर जॉब लेनी है, और वहां पर जाकर उन लोगों के साथ एडजस्ट करना है, वहां के कल्चर को समझना है, और हमारे देश का प्रतिनिधि बनकर आप वहां जाएंगे, और वहां और उन देशों के बीच में कोऑर्डिनेट करेंगे। हाँ, ये एक फोटो है, आप देख सकते हैं। मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये इंडिया की प्रतिनिधि हैं, IFS हैं, किसी देश में बैठी हैं। उसमें आप यहाँ देखेंगे थर्ड लैंग्वेज ट्रेनीज के रूप में सेक्रेटरी बनती हैं, सेकंड सेक्रेटरी बनती हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी बनती हैं, काउंसलर आफ्टर 13 इयर्स की सर्विस के बाद बनती हैं, मिनिस्टर्स आफ्टर 17 इयर्स के बाद आप वहाँ, और फिर आप लास्ट आकर वहाँ पर एम्बेसडर्स बनती हैं। अंडर सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है 9 ईयर के बाद, डायरेक्टर है 30 इयर्स के सर्विसेज के बाद, जॉइंट डायरेक्टर है 17 इयर्स की सर्विसेज के बाद, एडिशनल सेक्रेटरी है, और उसके बाद सेक्रेटरी आप बनते हैं। IAS का, IPS का, IFS का मैं आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूं। तो अभी हम बात कर रहे हैं IFS की। आप बात कर रहे हैं हम IAS की। मैंने ऊपर फोटो लगाई है, वहां आप देख सकते हैं मंगेश गलियाल सर हैं, जिलाधिकारी। ये समय जो फोटो है शायद रुद्रप्रयाग की हो या चंपावत की हो, क्योंकि उन्होंने प्रदेश में जिलाधिकारी के रूप में, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया है। तो आप उनके फोटो लगा के लगी हुई है ऊपर, तो आप देख सकते हैं। इसकी भी स्टेजेस में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेज में आपको प्रिपेयरिंग द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टाइम कंज्यूमिंग अफेयर्स, बिकॉज लाइक मैनी अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैज 3 राउंड्स मेनली। 3 राउंड होते हैं इसके, 3 राउंड। पहले राउंड में वही प्रोसीजर, पहले प्रीलिमिनरी, फिर आपके पास मेन, और उनको क्लियर करने के बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू में आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से को कर रहे हैं, तो इसलिए जितना भी आपका जीके का क्वेश्चन है, भारत से, विश्व से, दूसरी जगहों के, जहां के बारे में, संपूर्ण विश्व के बारे में जानकारियां प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आप IAS ऑफिसर बनते हैं तो आप प्रतिनिधि बनते हैं सरकार के, आप प्रतिनिधि बनते हैं प्रदेश सरकार के, आप प्रतिनिधि बनते हैं भारत सरकार के, और आपको बाहर से आने वाले लोगों के साथ डील करना है। आपको भारत के सिविलियंस के साथ, हमारे देश के नागरिकों के साथ, हमारे प्रदेश के नागरिकों के साथ डील करना है। तो आपके अंदर सबसे पहली क्षमता ये होती है कि आपको बेस्ट ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा। सबसे पहले आप इस बात को याद रखिएगा कि ये सिविल सर्विसेज हैं, और सर्विसेज का मतलब है कि हम सेवक हैं। आप जो बनेंगे तो आप लोक सेवक बनेंगे, और लोक सेवक बनने का अभिप्राय है कि इस देश को चलाने में, इस देश के सिस्टम को बनाने में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहने वाली है। और वो इंपॉर्टेंट भूमिका रहने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर नहीं पढ़ना है, अगर यूं ही जीवन को जीना है, थोड़ा सा जी लिया तो कुछ भी कर लो।
लेकिन अगर अच्छे से जीवन को जीना है, अगर आपको कुछ पाना है, तो मनीषी की तरह सोचना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। गीता के एक दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक मुझे याद आ रहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति संयमी सा पश्यतु मुने। मुनि की तरह सोचना पड़ेगा, कर्म के ऊपर काम करना पड़ेगा। जिसमें लोग रात को सोते हैं ना, जिसमें आम आदमी सोता है, वहां मुनि बैठकर जागता है और तपस्या करता है। इस तरह आपको करना पड़ेगा। ठंड में आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको गर्मी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। आप, क्योंकि ये लोग फील्ड में काम करते हैं और फील्ड में काम करने वाले लोगों को ऑलराउंडर होना पड़ता है। क्विक डिसीजंस आपके बहुत जरूरी है। अगर आप क्विक डिसीजन नहीं ले पाए तो कैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे? किस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन पाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव बनने, आप अगर किसी बात को सुन नहीं रहे हैं, आप कहीं पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किस तरह से एक अच्छा IAS अधिकारी बन पाएंगे? वो बनने के लिए आपको बहुत धैर्यवान होना पड़ता है, बहुत कर्मशील होना पड़ता है। तो मैं आपके सामने चल रहा हूं इस स्टेज के बाद। आप देखिए, मैंने यहाँ की मैंने बात की थी, यहाँ पर जहाँ की जो मैडम है हमारी सोनिका मैम, ऑनरेबल मैम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आप देखिए, लड़कियां देखिए, जरा गौर से देखिए किस तरह से मैडम बैठी हैं और किस तरह का व्यक्तित्व है उनका, और पूरे प्रदेश को संभालती हैं, पूरे जिले को संभालती हैं, और पहले कई प्रदेश के कितने ही जिलों पर काम करके आई हैं, और यहाँ आजकल देहरादून की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है यहाँ की। तो लड़कियां किसी से पीछे नहीं है, मैं अक्सर कहता हूँ। मेरी उम्मीद, मेरी कोशिश रहेगी, मैं सरकार के माध्यम से चाहूंगा कि कभी यहाँ हम इस वर्चुअल स्टूडियो में किसी IAS को बुलाएं, वहां मैं बैठा हूँ, वो बैठे हैं, और आप जुड़े हों, और हम उनसे पूछें कि मैम किस तरह से बने, क्या बने, कैसे बने, कहाँ से आपने शुरू की। तो ये भी एक तरीके से हम आप तक पहुंचा सकते हैं IAS ऑफिसर्स की व्यूज को, कि किस तरह से उन्होंने जीवन में संघर्ष किया और कैसे बने। जितने भी IAS होते हैं, आपको उनका जीवन बड़ा बहुत डेडिकेटेड टू द पब्लिक होता है। अपने घर के लिए समय नहीं है, टाइम नहीं है, दिन रात सुबह शाम लोग काम करते हैं, तब जाकर ये देश चलता है। इस बात को याद रखना। डॉक्टर भी ऐसी, कोई भी सर्विसेज है, किसी भी बड़े काम पर डॉक्टर्स काम, टीचर्स भी ऐसी हैं, बनाने में लगे। दूसरे लोग जो भी जहां भी काम कर रहे हैं, अगर वो निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, तब ये देश चल रहा है। अगर निष्ठा के साथ काम नहीं होता तो ये देश नहीं चलता। और देश, ऐसे देश को चलाना बहुत आसान है जहां पर एक ही तरह के लोग रहते हो। और हमारा देश तो वर्सेटाइल है, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, और उस देश को हम कितने उसके साथ चलाते हैं, कितनी शिद्दत के साथ ये देश चलता है इसमें, और दुनिया देखती है हमारे देश को। मैं कह रहा था आपसे, है ना, कि वो कहने के लिए, वो बनने के लिए, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए, एक अच्छे ओहदे पर पहुंचने के लिए, या ऐसा बनने के लिए, जैसे ये मैडम बैठी हैं आपके सामने, हमारी ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठी हैं, ऐसा बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला मैंने वही कहा, UPSC का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, फिर मेन एग्जामिनेशन होता है, और उस मेन एग्जामिनेशन, क्योंकि आप सब ये आप देख सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं, आप क्रोम में भी देख सकते हैं, और आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बहुत जगह चैनल्स पर आप देख सकते हैं, इन लोगों के इंटरव्यूज देख सकते हैं। तो आपको सोर्सेज तो ये है ही हैं, इन्हीं सोर्सेज के माध्यम से आज तो पढ़ना बहुत आसान है, और पढ़ाया हुआ, आज का पढ़ा हुआ आपके काम आएगा, और आज का मेहनत आपकी पूरी जिंदगी काम आएगी। जो लोग आज सोच रहे हैं कि वो घूमेंगे फिरेंगे, चलिए, वो लोग बाद में बहुत पछताएंगे, याद करिएगा। और आज जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसे मैम है, इन्होंने मेहनत की होगी अपने समय में, और आज वो एक उस पर बैठी हैं। जब कभी मैडम का कभी गाड़ी निकलती होगी तो कभी देखना, हो कभी निकल रहे हो तो जरा रुक कर कभी गाड़ी देख लीजिए। मैं कहता हूं ना कि बड़े लोगों से सीखिए। इसका कहने का अभिप्राय ये होता है कि मैं ये कहता हूं कि आप जब देखेंगे, उन लोगों को देखेंगे, उनके जीवन को देखेंगे, तो आपको मालूम होगा कि उनकी कितनी मेहनत है जो यहाँ काम आती है। आगे चलिए सर। उसके बाद अगली स्टेज पर आते हैं, स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा आपको, पढ़ने के लिए प्लानिंग बनानी पड़ेगी, उसके बाद मेहनत करनी पड़ेगी, और जहां पर आपको यू विल हैव टू स्पेंड हावर्स टू स्टडीज, बहुत समय देना पड़ता है पढ़ाई के लिए। IAS ऐसा नहीं है कि आपने एक इंजीनियरिंग के लिए आप सोचें कि मैंने इतने सिविल्स पढ़ लिया, या ये कोई फिक्स स्टडीज हो गई, आपने सोच लिया कि मैंने इतना फिक्स स्टडीज पढ़ लिया, एक साइंस के चैप्टर को पढ़ लिया, या एक हिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ लिया, या मैंने उसकी इतनी चैप्टर को पढ़ लिया। ये नहीं, इसमें अनलिमिटेड सिलेबस होता है। क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कितना पढ़ना है, ये फिक्स सिलेबस तो फिक्स किया गया है, लेकिन उस सिलेबस के लिए आपको आज से नोट्स बनाने पड़ेंगे, आज से आपको GK के नोट बनाने पड़ेंगे, आज से आपको जो स्टडी मटेरियल है उसे कलेक्ट करना पड़ेगा, और एक फिक्स टारगेट पर पढ़ना है। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ लिया कि आप उसे समेट ही नहीं पाए। एक सिलेबस को लेकर उस सिलेबस के हिसाब से उसकी स्टडीज होती हैं, और वो स्टडीज करनी पड़ती हैं। उसके बाद हैव फेथ इन योर सेल्फ, योर एबिलिटीज, अपनी फेथ और एबिलिटीज को समझना पड़ेगा। कहीं पर मैं उदाहरण देता हूँ, कोई समस्या आ जाती है, तो जब ये लोग आते हैं, मैडम जब कहीं देखती हैं तो एकदम से समस्या का समाधान यूं करवा देती हैं
क्यों? क्योंकि उनके अंदर एबिलिटीज हैं, और एबिलिटीज बनाने के लिए, बिल्टअप करने के लिए अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी होता है, और अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है, और उस प्रिपरेशन के साथ जब आप प्रिपेयर करते हैं तब जाकर आप बनते हैं, और तब जाकर आप उन समस्याओं के समाधान के लिए आप प्रयासरत रहते हैं, और आप उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को जो हो रही हैं उन्हें हैंडल कर लेते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि पुलिस की समस्या आप है, पुलिसिंग अपने आप में, अगर ना हो पुलिस तो क्राइम पता नहीं कितना बढ़ जाएगा, और अगर कहीं कोई विवाद होता है तो पुलिस पहुंचती है, फट से काम उसको सॉल्यूशन कर देती है, और एक पुलिस की ड्रेस पहना हुआ व्यक्ति अगर कहीं से निकल जाए तो क्राइम अपने आप कंट्रोल हो जाता है ना। आपने, और एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए आप किस तरह से, और एक ये तो मजिस्ट्रेट हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो मजिस्ट्रेट, जब वो मजिस्ट्रेट निकलते हैं तो पूरा प्रोसीजर अपने आप में एक पूरा वो निकलता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, उसमें ऑनरेबल एडीएम्स होते हैं, उसमें ऑनरेबल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, वो सारे के सारे लोग काम करते हैं, एक प्रदेश के लिए काम करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, और पूरे 13 जिलों में 13 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होंगे। अब देखिए, ये तो आप समझ गए, मैं अब आईपीएस की बात कर रहा हूं। आईपीएस में आप देखेंगे, हमारे यह फोटो देखिए आप, इस जिले के कप्तान बैठे हैं, ड्रेस देखिए कितनी, मेडल स्मार्ट कितने लग रहे हैं सर। वहां एक मैडम नीचे, आईपीएस कितनी, यहां पर भारत का निशान लगा हुआ है, कैप लगी हुई, दिलीप सर हैं वो जिनकी मैं बात कर रहा था। और वहां पर आप देखेंगे कि आईपीएस की सर्विसेज में, इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए भी सेम रिक्रूटमेंट मेथड होता है, सेम आईएएस की तरह ही होता है, और वही प्रोसीजर है, और जिसमें आपको आप एग्जामिनेशन देकर, प्रीलिमिनरी को देकर, मेन को देकर, इंटरव्यू देकर, उसके बाद आप आईपीएस के रैंक को प्राप्त करते हैं। कई लोग होते हैं जिनका जो बहुत टॉप पर आते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो आईपीएस चाहिए। पुलिस सर्विस अपने आप में एक चैलेंजेबल सर्विस है, अपने आप में एक स्मार्ट सर्विस है, अपने आप में अगर एक पुलिस की ड्रेस पहने व्यक्ति कहीं से निकलता है तो लोगों की नजर पड़ती है, ये मैडम कहीं से अगर निकलती है तो ड्रेस वालों को लोग देखते हैं कि किस तरह से इनके अंदर उनके कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व उनका होता है। और ये जो सर्विस है, ये इंडिया की पुलिस की सबसे टॉप पोस्ट सर्विस होती है। सेंट्रल जो यूपीएससी इसे कंडक्ट करवाती है, और आपके दे देखिए सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 23 तक, ये 2023 को ये आपके सामने ये निकलेंगे, एग्जामिनेशन की डेट बताई गई है, और उसका सिलेबस फिक्स होता है। मैं अपने पूरे एक इतने बड़े छोटे लेक्चर में मैं बता नहीं सकूंगा, मैं वो देखेंगे। उसके बाद आईपीएस के बाद आप देखेंगे आईआरएस का आता है। आईआरएस में सिमिलरली इनकम टैक्स में, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज में, इनमें भी आईआरएस चाहते हैं। तो आप लोगों को मैं इस बात को बता दूं, इसी तरह मैंने आपको बताया था कि स्टेट की सर्विसेज होती हैं। स्टेट सर्विसेज में जाने के लिए आपको एसडीएम जो बनते हैं उसको भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, उत्तराखंड यूपीएससी कंडक्ट कराती है। उत्तराखंड की जो मतलब स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो कंडक्ट कराता है। उसमें पहला रैंक जो बनता है वो एसडीएम बनते हैं, और दूसरे रैंक पर जो लोग जाते हैं वो डीएसपी बनते हैं, जिन्हें सीओ के नाम से जाना जाता है। और उसके अलावा जितने भी पुलिस की सर्विसेज की जो होते हैं उन्हें भी यही इसी तरीके से करवाया जाता है। उसमें सब इंस्पेक्टर बनते हैं, और उसमें और जो पुलिस में जाते हैं, पुलिस के कांस्टेबल के लिए की सर्विसेज नीचे की तरीके से होती हैं, तो वो लोग कांस्टेबल बनते हैं। तो आज का लेक्चर हम इस तरह से अपनी बात को करते हुए कि आपको इस बात को याद रखना है कि मन में ख्वाब रखो, मन में इच्छा रखो, कुछ बनने की चाहत रखो, और सोच लो कि मुझे जीवन में कुछ करना है। तो दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपको अपने साथ अपने आप को अपने एडजस्टमेंट अपने साथ करनी है, अपने लाइफ के साथ एडजस्टमेंट करनी है, अपने टाइम का मैनेजमेंट करना है, एक टाइम टेबल बनाना है। उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको जीवन में आगे बढ़ना है। जब आप टाइम टेबल बना लेते हैं, जब आप ख्वाब पाल लेते हैं, तो वो सफलताएं आपको जरूर मिलती हैं। और किताबों से दोस्ती रखिए। किताब, मैं बोलता हूं कि जब भी कहीं घूमने जाएं, बाजार तो घर एक किताब ले आएं।
मेरा शेर है कि जब भी कहीं घूमने जाएं तो घर आएं, एक किताब अपने साथ ले आएं, और आप किताब लेकर आएंगे तो आप पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। और दूसरों की जीवनियां यूट्यूब से सर्च करिए, दूसरी जगहों से देखिए, उनको देखने के बाद उनसे सीखिए, अपना एक विजन बनाइए, और उस विजन के आधार पर आप अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे। तो मैंने आपको आज यही बताया कि जिसमें मैं आपको ये बता पाया कि किस तरह से आईएएस बना जाता है, किस तरह आईपीएस बना जाता है, किस तरह पुलिस की सेवाएं ज्वाइन की जाती हैं। मैंने बहुत से एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे, और बहुत से एग्जाम्पल थे। एक निर्धारित समय के तहत इसे सभी उदाहरणों को नहीं शेयर किया जा सकता, मैं आपको बता देता हूं। और अगले सत्र में जब मैं आपसे मिलूंगा तो उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से प्रोफेसर बना जाता है, किस तरह से टीचर्स बना जाता है, और किस तरह से आप एजुकेशन के बहुत बहुत फील्ड्स होते हैं, उन फील्ड में कैसे जाते हैं, उनके ऊपर मैं आपको चर्चा करूंगा। और उस चर्चा में ये निर्धारित कर दिया जाएगा कि कब चर्चा होगी, कब बताया जाएगा। लेकिन मेरा जो अगला सत्र होगा, जो अगला सेशन होगा, उसमें हम आपको एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड्स के बारे में बताएंगे। बोलिए जय हिंद और भारत माता की जय। थैंक यू।